आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव मुस्कुराया और बोला, लोगों को अपने कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। कल अगर मैंने तुम्हें तलवार से घायल कर दिया तो आज माफी मांगू, क्या तुम मानोगे? इसलिए जैसा चाहो वैसा करो। ब्लैक माइंड पहले ही जुनेराज के साथ काफी दिनों से घूम रहा था। वो पहले से ही जुनेराज की कीमिया स्किल से हैरान था। पहले जुनेराज की कीमिया स्किल उसे पता थी, बस उससे थोड़ी खराब थी। लेकिन अब जुनेराज का कीमिया स्टैंडर्ड पहले ही उससे हर तरह से बेहतर हो गया था। इस बात से ब्लैक माइंड को अजीब तरह से झटका लगा। आधे साल से ज्यादा समय में जुनेराज की ताकत में सच में इतना बड़ा सुधार हुआ था। यह बस एक मजाक था। कीमिया स्किल्स की तरक्की समय का इस्तेमाल करके किसने नहीं की? आधे साल का समय अगर तरक्की होती भी तो वो भी बहुत कम होती। लेकिन जुनेराज का सुधार बहुत साफ था। कोई हैरानी नहीं कि सोर्स नाइट को ये 3 स्टार शैतानी किमियागर देखकर जुनेराज, ये 3 स्टार शैतानी किमियागर भी बहुत इज्जतदार था। उसने सोचा अब उसकी ब्लैक माइंड की बारी थी परफॉर्म करने की। जिथल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूं, लेकिन तुमने उस दिन जो कहा वो बहुत ज्यादा था। चूंकि मास्टर सोर्स नाइट ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा था, तो क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने मास्टर के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहते हो? प्लीज चले जाओ, नहीं तो तुम वहां मौजूद सभी लोगों को नाराज करोगे। ब्लैक माइंड ने गंभीर आवाज में कहा। मेटल हार्ट भी तुरंत खड़ा हो गया और बोला, जिथल प्लीज बाहर जाओ। क्या तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मास्टर की उपदेश को ना सुन पाए? हाँ, यह ठीक है कि तुमने खुद मास्टर सोर्स नाइट को नाराज किया, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हम पहले ही आधे महीने से मास्टर सोर्स नाइट का इंतजार कर रहे हैं। मरना है, खुद मर जाओ। हमें पानी में मत घसीटो। मैं अभी भी मास्टर सोर्स नाइट का इंतजार कर रहा हूं कि वो जाने बचाने के लिए गोलियां रिफाइन करे। अभी भी हार नहीं मान रहा। मैं तुमसे लड़ूंगा। इस समय शैतानी मेडिसिन हॉल के अंदर लोग गुस्से से भरे हुए थे। सबने जिथल पर हमला कर दिया। जिथल को लगा कि वो सड़क पार करने वाला चूहा बन गया है। हर कोई उसे पीटने के लिए चिल्ला रहा है, खासकर ब्लैक माइंड और मेटल हार्ट। इन 2 लोगों का रवैया, इससे वो और भी गुस्से से जलने लगा। ये दोनों लोग सोर्स नाइट की कृपा पाने के लिए उस पर कदम रखना चाहते थे। उसे लगा कि वो सच में अब और नहीं टिक पाएगा। अगर वो अपना चेहरा मोटा करता रहा और टिका रहा तो ये लोग उसकी खाल उधेड़कर उसे जिंदा निगल जाएंगे। तुम दोनों मुझे याद आ गए। जाओ तो, कौन किससे डरता है? मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे का उपदेश सुनकर कोई स्वर्ग जा सकता है। बात खत्म करके जिथल गुस्से में चला गया। पहले तो उसने सोचा कि वो कम से कम एक 3 स्टार शैतानी किमियागर है, एक शैतानी मेडिसिन हॉल का हॉल मास्टर, जिसे आरव थोड़ा बहुत इज्जत देगा। किसे पता था कि ये बदमाश बिल्कुल भी इज्जत नहीं देगा। इतने सारे लोगों के सामने ये इज्जत पूरी तरह से गायब हो गई थी। इस छोटे से हंगामा को लेकर आरव ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसका अपना घमंड था। इस तरह के घमंड को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं थी। चूंकि जिथल ने एक अल्केमिस्ट के तौर पर उसकी शान को खराब किया था, इसलिए उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। अगला, पिल रिफाइनमेंट शुरू। आरव ने ठंडे दिमाग से कहा। गोलियां बनाने वाले दूसरे मास्टर्स की हर तरह की जरूरतें होती थी, आरव की नहीं थी। जब तक आप जल्दी में आकर गड़बड़ नहीं करते, भले ही आप नीचे शोर मचाते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। मास्टर सोर्स नाइट को गोलियां बनाते हुए ये सबका देखना पहली बार था। उनमें से हर एक ने अपनी सांस रोक रखी थी। वे काफी उत्साहित लग रहे थे। हालांकि आरव ने इसकी रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन इस समय अंदर शैतानी मेडिसिन हॉल में बहुत शांति थी। अगर कोई सुई भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती थी। जब आरव ने पहली दवा की गोलियां बनाना खत्म किया, तभी वे शैतानी किमियागरों की अचानक नींद खुली। ये हो गया। ब्लैक माइंड ने कुछ बार पलकें झपकाई। उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये एक लो लेवल 2 स्टार डिवाइन पिल थी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग इसे रिफाइन कर सकते थे, लेकिन रिफाइनमेंट शुरू होने से लेकर अब तक सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। क्या यह बहुत जल्दी नहीं था? जुनेराज और बाकी लोग साफ तौर पर लंबे समय से इसके आदी थे और उन्होंने घमंड से कहा, नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी इंसान को अपना मास्टर कह दूंगा? आम 2 स्टार डिवाइन पिल्स
मास्टर सोर्स नाइट को रिफाइन करने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। थोड़ी ज्यादा हार्ड वाली भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगी। ब्लैक माइंड की आंखें चौड़ी हो गई और उसने यकीन न करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, है ना? यह भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्वालिटी का क्या? जुनेराज मुस्कुराया और कहा, देखकर पता नहीं चलेगा? इस समय आरव ने भट्टी खोली। गोली बन गई। जिस व्यक्ति ने गोली मांगी थी वो लाल हो गया, बहुत ज्यादा परेशान था। हालांकि दवा वाली गोली अभी बाहर नहीं आई थी, लेकिन उसे दवा वाली गोली की क्वालिटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आरव की हथेली कांपी। दवा वाली गोली उड़कर हल्के से जेड कंटेनर में गिर गई। ब्लैक माइंड और बाकी लोगों की निगाहें एकटक हो गई। वे दवा वाली गोली को अविश्वसनीय हैरानी से देख रहे थे। दिव्य ग्रेड! हे भगवान, एक दिव्य ग्रेड दिव्य गोली को रिफाइन करने में 2 घंटे! क्या मेरी आंखें धुंधली हो रही है? सिर्फ वही हैरान नहीं था। हॉल में एक के बाद एक आवाजें उठ रही थी। साफ था कि सभी आरव की अल्केमी स्किल से हैरान थे। आरव की गोली रिफाइनिंग बहुत गहरी थी। वे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे और सिर्फ गोली भट्टी के चारों ओर घूमते हुए डाव जमा होने का एहसास कर रहे थे। हालांकि वे मेडिसिनल गोली का ग्रेड समझ सकते थे। एक 2 स्टार शैतानी किमियागर ने 2 घंटे में एक डिवाइन यानी कि दिव्य ग्रेड डिवाइन यानी कि दिव्य गोली को रिफाइन किया। यह तो बस सोचा भी नहीं जा सकता था। डिवाइन ग्रेड मेडिसिनल गोलियां आमतौर पर सभी हाई रैंक वाले शैतानी किमियागरों द्वारा रिफाइन होने का एक पक्का मौका मिलने से पहले ही लो लेवल मेडिसिनल गोलियों को रिफाइन किया जाता था। इन शैतानी जाति के शैतानी किमियागरों का लेवल इतना ज्यादा है कि एक 3 स्टार शैतानी किमियागर एक 1 स्टार डिवाइन गोली को डिवाइन ग्रेड तक रिफाइन कर सकता है। वो पहले से ही अगरबत्ती जला सकता है और देवताओं की पूजा कर सकता है। 2 स्टार डिवाइन ग्रेड डिवाइन पिलिस, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। डिवाइन ग्रेड डिवाइन गोली, ये असल में एक डिवाइन ग्रेड डिवाइन गोली है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी 2 स्टार डिवाइन ग्रेड डिवाइन गोली नहीं देखी, एक 2 स्टार शैतानी किमियागर ने कहा। गोली रिफाइनमेंट का इंतजार कर रहे उन मार्शल आर्टिस्ट ने उसे बेवकूफ की तरह देखा और कहा, मास्टर सोर्स नाइट जो मेडिसिनल गोलियां रिफाइन करते हैं, अगर वे स्वर्ग यानी कि हेवन ग्रेड से कम है तो उन्हें पेश करने में उन्हें शर्म आती है। तुम सब इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? एक आम बात पर उत्साहित हो रहे हो। हाँ, वो एक 3 स्टार शैतानी किमियागर था जिसे पहले बाहर निकाल दिया गया था, है ना? वो आदमी जरूर बेवकूफ होगा, इसीलिए उसने मास्टर सोर्स नाइट को नाराज किया होगा। 3 स्टार शैतानी किमियागरों को भी मास्टर सोर्स नाइट के सामने पहुंचने पर उसे टीचर कहकर बुलाना पड़ता है। दूसरे आदमी ने कहा, स्वर्ग ग्रेड से भी कम, इसे पेश नहीं कर सकते? उस 2 स्टार शैतानी किमियागर के मुंह के कोने फड़क गए। उसने इस जिंदगी में पहले कभी स्वर्ग ग्रेड की दिव्य गोलियां रिफाइन नहीं की थी। नहीं, रुको, पहले कभी उत्कृष्ट यानी कि सुपीरियर ग्रेड की भी रिफाइन नहीं की थी। उन कैपोन शैतानी मेडिसिन हॉल के शैतानी किमियागरों को साफ तौर पर बहुत पहले ही इस सीन की आदत हो गई थी। उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है, बल्कि अगर आरव ने सच में स्वर्ग ग्रेड की औषधीय गोली रिफाइन की होती तभी उन्हें कोई सरप्राइज मिलता। ब्लैक माइंड और मेटल हार्ट दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। हालांकि वे बहुत पहले से जानते थे कि मास्टर सोर्स नाइट बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इस हद तक प्रभावशाली होने पर भी वे बहुत हैरान थे। पहले गोली को ठीक करने की प्रक्रिया को देखकर मास्टर सोर्स नाइट उनसे बिल्कुल अलग दुनिया के व्यक्ति थे। एक 3 स्टार शैतानी किमियागरों के तौर पर वे असल में एक 3 स्टार शैतानी किमियागर के गोली को ठीक करने को समझ नहीं पाए। आरव के सामने वे ऐसे इंसानों की तरह थे जिन्हें खेती करना नहीं आता, जो अमर लोगों को आसमान में उड़ते और धरती में सुरंग बनाते देख रहे थे। जानते थे कि दूसरी पार्टी प्रभावशाली है, लेकिन कितनी प्रभावशाली वे बिल्कुल नहीं समझ पाए। इस पल वे जिथल के साथ दूरी का एक साफ लाइन खींचकर बहुत खुश थे। इस बार उपदेश न सुन पाने पर उन्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। अगला, आरव ने बेपरवाही से कहा। जिस मार्शल आर्टिस्ट को पहले दवा वाली गोली मिली थी उसने 1000 शुक्रिया कहा और चला गया। अगला वाला अपनी स्पिरिट जड़ी बूटियां और गोली का फॉर्मूला ले आया। आरव का जरा भी आराम करने का इरादा नहीं था। उसने सीधे रिफाइन करना शुरू कर दिया। ब्लैक माइंड और बाकी लोगों ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। बिना नजरें हटाए आरव को गोलियां रिफाइन करते हुए देखते रहे। उन्हें डर था कि कहीं कोई डिटेल छूट न जाए। दिव्य ग्रेड, दिव्य ग्रेड, अभी भी दिव्य ग्रेड। आधे दिन तक जो लोग देखने और सीखने आए थे वे सब हैरानी से हैरान रह गए। इन लोगों के चेहरों के हाव भाव देखकर कैपोन शैतानी मेडिसिन हॉल के शैतानी किमियागरों की सभी के चेहरों पर एक समझदारी भरी हल्की मुस्कान थी। कुछ समय पहले तक वे भी इन लोगों की तरह ही थे, बहुत ज्यादा हैरान। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे बहुत पहले ही सुन्न हो गए थे। मास्टर सोर्स नाइट का पिल रिफाइनमेंट लेवल वैसा नहीं था जैसा वे सोच भी सकते थे। ठीक इसी वजह से कैपोन शैतानी मेडिसिन हॉल आरव को ऊपर से नीचे तक भगवान की तरह पूछता था। शाम को आरव धीरे से उठा और बोला, चलो आज यही खत्म करते हैं।
कल जारी रखेंगे। सब लोग इज्जत से खड़े हो गए, अपने आप रास्ता बनाते हुए, आंखों से सलाम करते हुए, आरव को अपनी नजरों से दूर देखते हुए। कला का कमाल का नमूना, बस कला का कमाल का नमूना। पता चला कि कला का एक कमाल का नमूना अभी भी इस तरह से रिफाइन किया जा सकता है। ब्लैक माइंड ने तारीफ में आह भरी। ये ट्रिप बेकार नहीं गई, ये ट्रिप बेकार नहीं गई, ये ट्रिप सच में इसके लायक है। सच में तुम सबसे जलन हो रही है, जो हर दिन मास्टर सोर्स नाइट को गोलियां रिफाइन करते हुए देख पाते हैं। मेटल हार्ट ने बहुत ज्यादा जलन के साथ कहा। कोई हैरानी नहीं कि तुम सबकी ताकत बहुत बढ़ गई है। मास्टर सोर्स नाइट की टीचिंग से तुम सब हमें जलन से मार रहे हो। एक और शैतानी मेडिसिन हॉल के हॉल मास्टर ने कहा। छोटी बहन देवी मल्ली, तुम एक इज्जतदार शैतानी लॉर्ड पावर हाउस हो और ब्लड यम हॉल की हॉल मास्टर भी। एक छोटा सा 2 स्टार शैतानी किमियागर, तुम उसे भी नहीं हरा सकती। देवी मल्ली के सामने काले कपड़े पहने एक आदमी था। उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी, साफ तौर पर बहुत दुखी। देवी मल्ली ने उसे गुस्सा होते देखा, लेकिन वो बस प्यार से मुस्कुराई और बोली, बड़े भाई, तुम कराज, बातें सस्ती होती है। पुराने खंडहरों में घुसने के बाद रुको, तुम उससे जैसे चाहो निपट सकते हो, लेकिन अभी मैं सच में उसे नहीं हरा सकती। तुम इस पर सवाल मत उठाओ। ये बदमाश चालाक है और इसे गूंथना आसान नहीं है। जो काम वो करने को तैयार नहीं है, अगर आप उसे 2 हिस्सों में तोड़ भी दें तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। ये तुम कराज ब्लैक जेड कैपिटल सिटी के ब्लड यम हॉल का हॉल मास्टर था। जिथल ये बात उसे उसकी लाचारी में सीक्रेट तरीकों से ही बता सकता था। तुम कराज ने भी इस बात को बहुत अहमियत दी और तुरंत ब्लैक जेड कैपिटल सिटी से भागा। वो जानता था कि ब्लैक जेड कैपिटल सिटी पहले ही सभी कैपिटल सिटीज के लिए हंसी का पात्र बन चुकी थी, जिससे उसे तब तक गुस्सा आ रहा था जब तक उसने सीधे जिथल को 2 जोरदार थप्पड़ नहीं मारे। अगर यह न देखा होता कि उसकी कीमिया स्किल्स बहुत अच्छी थी, तो वो सीधे जिथल को खत्म कर देता। गुस्सा तो गुस्सा था, लेकिन जिसका हल होना चाहिए था उसे आखिर में ठीक करना ही था। इसलिए उसने खुद देवी मल्ली को ढूंढा, लेकिन किसे पता था कि देवी मल्ली ने सच में कहा था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक शैतानी भगवान यानी कि शैतानी लॉर्ड पावर हाउस असल में एक शैतानी जनरल के सामने बेबस था। अगर ये बात बाहर आ गई तो क्या लोग खूब हंसेंगे? तुम कराज ने ठंडे स्वर में कहा, नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम उसके सामने कमजोर हो, है ना? मैं जाकर उससे खुद मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी हड्डियां कितनी मजबूत है। देवी मल्ली ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम उस पर ताकत से दबाव डालना चाहते हो तो मेरी सलाह है कि तुम मत जाओ। वो माने या न माने ये बात अलग है। अगर तुम उसे परेशान करोगे तो मेरे लिए गंदगी साफ करना आसान नहीं है। तुम ये भी जानते हो कि इस बार पुराने खंडहर में घुसने का क्या मतलब है। मैं नहीं चाहता कि वो काम पर आए, लेकिन अंदर जाने के बाद मेहनत न करे। तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने उसे सिर्फ ब्लड एसेंस कॉन्ट्रैक्ट से बांधा है। तुम कराज का चेहरा थोड़ा उदास था जब उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं जाकर उससे भीख मांगू? देवी मल्ली मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं? अपनी हैसियत को बहुत बड़ा मत समझो। तुम्हें पता नहीं कि शैतानी किमियागरों के बीच उसकी अभी की हैसियत, शायद तुम भी, ये ब्लड यम हॉल मास्टर, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 2 स्टार शैतानी किमियागरों की तो बात ही मत करो। 3 स्टार शैतानी किमियागरों के झुंड ने भी उसके सामने एक स्टूडेंट की तरह तमीज रखी। बस बात यह है कि उसकी अभी की दुनिया में अभी भी काफी कमी है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम और मैं दोनों उसके सामने देखने लायक काफी नहीं होंगे। तुम कराज की नजर थोड़ी गहरी हो गई। वो हैरानी से देवी मल्ली को देख रहा था। ये अंदाजा भी थोड़ा ज्यादा था, है ना? वो जानता था कि ये आरव बहुत ताकतवर है, लेकिन आरव के बारे में उसकी समझ सब सुनी सुनाई बातों से मिली थी। तुम कराज सीधे देवी मल्ली को ढूंढने आया। उसे सच में अभी शहर के अंदर के हालात समझ नहीं आ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सोर्स नाइट सच में इतना खतरनाक था? ठीक है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उस पर जोर से हावी नहीं हूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये बदमाश कैसा इंसान है। तुम कराज ने गंभीर आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं। जब आरव को तुम कराज के आने का पता चला तो उसने सीधे उसे ये 2 शब्द कहे। तुम कराज का चेहरा तुरंत उदास हो गया। ये बदमाश भी बहुत घमंडी था, है ना? वो एक बड़ा ब्लड यम हॉल मास्टर था, एक शैतानी लॉर्ड रेल्म पावर हाउस। तुमने सच में मुझे पहचाना तक नहीं? तुम कराज बस गुस्से से भड़कने ही वाला था कि उसने देखा कि देवी मल्ली उसे लगातार आंख मार रही है। तुम कराज ने अपने दिल में गुस्से को जोर से दबाया और कहा, यह सब जिथल की गलती थी। मैंने उसे पहले ही कड़ी सजा दे दी है और हॉल मास्टर का पद हटा दिया है। मास्टर सोर्स नाइट, तुम एक बड़े आदमी हो, उसके लेवल तक मत गिरो। हालांकि उसने मुंह से ऐसा कहा, एक शैतानी भगवान पावर हाउस एक शैतानी जनरल के सामने सिर झुकाए। ये तो बस इतनी बेइज्जती थी जितनी पहले कभी नहीं हुई। पुराने खंडहरों का मामला खत्म होने के बाद वो इस बदमाश से निपटने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढेगा। आरव की नजर से उसे कैसे पता नहीं चला कि दूसरे की बातें सच्ची नहीं थी?
उसने बस बेपरवाही से कहा, मेरे अपने उसूल हैं। जब से मैंने ब्लैक जेड कैपिटल सिटी को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है, मेरा कभी इसे वापस लेने का इरादा नहीं था। जो भी गुहार लगाने आएगा वो बेकार का हथियार है। तुम कराज गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका। ये बदमाश भी हर बात पर ध्यान नहीं देता था। वो एक शैतानी लॉर्ड पावर हाउस पहले ही इस हद तक अपनी बात कह चुका है। आरव ने तो सच में कोई परवाह ही नहीं की। ठीक है, तुम शर्तें बताओ। जब तक हम अपने लोगों को दांव पर तुम्हारा उपदेश सुनने दे सकते हैं, मैं एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हूं, तुम कराज ने कहा। बगल में खड़ी देवी मल्ली एक अजीब सा चेहरा बनाए बिना नहीं रह सकी। ये इतना अजीब क्यों लग रहा था? एक तरह की मांगने जैसी फीलिंग। लेकिन तुम कराज खुद ऐसा नहीं सोचते थे। वो अभी गुस्से में था और बहुत दुखी था। वो इन सब के बारे में कैसे सोचेगा? हालांकि आरव ने फिर भी ठंडे दिमाग से कहा, हॉल मास्टर तुम कराज, मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अगर आप मुझे हॉल मास्टर की अपनी पोजीशन भी दे दें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लीज वापस जाइए। तुम कराज, जिसने अब तक अपना गुस्सा काबू में रखा था और गुस्से को दबाया था, आखिरकार फूट पड़ा। तुम कितना गुंडा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये हॉल मास्टर तुम्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं करता? बात करते करते तुम कराज से एक जोरदार प्रेशर का झोंका निकला जो आरव की तरफ बढ़ा। देवी मल्ली तो पहले से ही तैयार थी। उसके शरीर की ताकत भी अचानक निकल गई, जिसने तुम कराज को रोक दिया। भाई तुम कराज, बहुत हो गया। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं अब और तहजीब नहीं दिखाऊंगी, देवी मल्ली ने गंभीर आवाज में कहा। तुम कराज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मल्ली, इस बार मैं पीछे हट जाऊंगा। बदमाश, मेरे हाथों में मत पड़ना, नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। बात खत्म करके तुम कराज सीधे खाली जगह में चला गया और गायब हो गया। देवी मल्ली ने आरव को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहने से खुद को रोक नहीं पाई, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? एक शैतानी लॉर्ड पावर हाउस को नाराज करने में तुम्हें क्या फायदा? लेकिन आरव ने बेपरवाही से कहा, अगर आसमान भी गिर जाए तो क्या हॉल मास्टर देवी मल्ली सपोर्ट करने के लिए नहीं है? मेरे काम करने के अपने उसूल हैं। कुछ काम जो किए जाते हैं उनके नतीजे तो भुगत नहीं पड़ते हैं। देवी मल्ली ने आरव को उदास गुस्से से देखा और कहा, तुम बदमाश, सच में लोगों को परेशान कर रहे हो। एक महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल सिटी के शैतानी किमियागरों ने कैपोन कैपिटल सिटी में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए कैपोन कैपिटल सिटी शैतानी किमियागरों की पवित्र भूमि बन गई। कैपोन कैपिटल सिटी के शैतानी मेडिसिन हॉल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार दांव पर आरव का उपदेश सुनने आए शैतानी किमियागरों की संख्या कुल 5000 से ज्यादा थी। ये शैतानी किमियागरो शैतानी मेडिसिन हॉल के अधीन थे। दूसरे लोग, यहां तक कि कैपोन कैपिटल सिटी के शैतानी किमियागरो में भी आरव का दांव पर उपदेश सुनने की काबिलियत नहीं थी। कैपोन कैपिटल सिटी के शैतानी किमियागरो ने बहुत पहले मास्टर सोर्स नाइट की बड़ी रेपुटेशन के बारे में सुना था। यह बहुत बुरा था कि वे अच्छी स्थिति में नहीं थे और चांद भी पहले नहीं पा सके। शैतानी मेडिसिन हॉल दूसरी ताकतों के शैतानी किमियागरो को अपनी रोशनी से फायदा उठाने कैसे दे सकता था? कैपोन कैपिटल सिटी के शैतानी मेडिसिन हॉल के शैतानी किमियागरो सभी ने सम्मानित महसूस किया। ऐसा शानदार मौका उन्होंने जन्म से लेकर अब तक पहले कभी नहीं देखा था। सभी शैतानी किमियागरों का कैपोन कैपिटल सिटी में आना तीर्थ यात्रा करने जैसा था। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से शैतानी मेडिसिन हॉल में लंबे समय से शैतानी किमियागरों के देखने की जगह नहीं थी। इसलिए बाद में यह तय किया गया कि अलग अलग कैपिटल शहरों के शैतानी मेडिसिन हॉल के हॉल मास्टर ही देखने के लिए अंदर जा सकते हैं। आखिरकार इस दिन प्रवचन का समय आ गया। एक दूसरे से सुनते हुए शैतानी किमियागरों ने शैतानी किमियागरों के सबसे शुरुआती बैच से ही बहुत पहले ही जान लिया था कि आरव की ताकत कितनी डरावनी थी। इस प्रवचन के बारे में कहा जा सकता है कि लाखों लोगों ने इसका इंतजार किया था। इस शानदार मीटिंग के लिए ब्लड बैटल स्टेज ने आधे महीने तक लॉकडाउन करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन ब्लड ईगल को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आरव और बात्रा की लड़ाई ने उसे पहले ही 3 साल का प्रॉफिट कमाने में मदद की थी। सिर्फ आधे महीने का क्या मतलब था? ब्लड बैटल स्टेज जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे, उस पर 5000 से ज्यादा लोग बैठे थे। वो कुछ खाली सा लग रहा था। इस बार मेन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आरव का अकेला फिगर था, लेकिन ये फिगर शैतानी किमियागरों के ग्रुप की नजरों में बहुत मजबूत और ताकतवर था। ये एक ऐसी मौजूदगी थी जिसकी वे बहुत तारीफ करते थे। मार्शल आर्टिस्ट पावर हाउस को बहुत इज्जत और सम्मान से देखते थे। शैतानी किमियागरो पावर हाउस के प्रति इज्जतदार थे, दिल से इज्जत। सबकी चौकस निगाहों के नीचे आरव ने धीरे से अपना मुंह खोला। अल्केमी दाव सब कुछ समेटे हुए, उलझा हुआ और बेतरतीब है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब तक आप धागे का एक सिरा ठीक कर लेंगे, आप कोकून से रेशम निकाल पाएंगे, फिर आप सब दूसरे किनारे तक पहुंच पाएंगे। अल्केमी यानी कि किमिया दाव कोई आसान
और मुश्किल गोली बनाने जैसा नहीं है। अगर आप सब इसे एक बोरिंग काम समझेंगे तो आप औसत दर्जे के बन जाएंगे। किमिया दाव एक महान दाव है, दवा वाली गोलियों का दाव। इसका असली मतलब दवा है, गोली नहीं। आरव की आवाज ऊपर नीचे होती रही, जो पूरे ब्लड बैटल स्टेज में गूंज रही थी। 5000 शैतानी किमियाग्रो एकदम चुप थे, ऐसे सुन रहे थे जैसे वे नशे में हों। किमिया भगवान रेलम पहुंचने के बाद आरव की किमिया दांव की समझ और भी गहरी हो गई। इस समय बिना थके बात करना घर की छोटी मोटी बातों पर गपशप करने जैसा था। लेकिन दूसरे शैतानी किमियाग्रो के कानों में हर शब्द एक रत्न था, जिसमें महान दांव की कहावत थी। इस बार के उपदेश में आरव 15 दिनों तक न सोए और न ही आराम किया। लगातार 15 दिनों तक बात करते रहे। देवता लोक के शक्तिशाली लोगों के लिए 15 दिनों तक आराम न करना कुछ भी नहीं था। लेकिन इस तरह का उपदेश जिसमें दांव का पता ठिकाना था, बहुत ज्यादा एनर्जी लेने वाला था। आम लोगों के लिए 5 दिन तक टिक पाना पहले से ही काफी अच्छा था। आरव का एक बार में 15 दिनों तक उपदेश देना दुनिया में बहुत कम देखा गया था। इस बार के उपदेश के लिए आरव ने किमिया भगवान बनने के बाद से जो कुछ भी सीखा था उसे भी ठीक किया। इस बार वो बिना किसी आलस के स्वाभाविक और सहजता से बात कर रहे थे। आरव उथले से गहरे होते गए। जो बातें उन्होंने बताई वे और भी गहरी होती गई। पहले दिन सबने ऐसे सुना जैसे वे ज्ञान से भरे हों। किमिया दांव के कई हिस्से जो उन्हें समझ नहीं आए थे, वे एक ही बार में समझ में आ गए। दूसरे दिन आरव जिन चीजों के बारे में बात कर रहे थे वे और भी गहरी हो गई। कुछ लोग पहले से ही बादलों में घिरे हुए महसूस कर रहे थे। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आरव जिन चीजों के बारे में बात कर रहे थे वे और भी गहरी होती गई। यहां तक कि 3 स्टार शैतानी किमियाग्रो को भी धीरे धीरे कुछ थकाने वाला लगने लगा। हालांकि एक भी व्यक्ति नहीं बचा। वे जानते थे कि आरव जिन चीजों के बारे में बात कर रहे थे वे बहुत मुश्किल से मिलती थी। भले ही उन्हें एक भी शब्द समझ में न आए, यह भी एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव था। आरव उन्हें दवाई की गोलियों का दाव दिखाने के लिए बहुत ही ऊपरी तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि उनके पास बस कुछ धुंधला सा था, लेकिन इस तरह का अनुभव अनोखा था। पहले उनके सामने घने कोहरे का बादल था, जिससे वे बिल्कुल भी साफ दिशा नहीं देख पा रहे थे। अब आरव ने घने कोहरे को हटाने में उनकी मदद की, जिससे वे थोड़ा इधर उधर देखने के लिए आगे बढ़ गए। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि एक रहस्यमयी आभा धीरे धीरे चारों ओर हवा में भर रही थी। ये आभा शून्य से कमजोर से मजबूत होती गई। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि आरव की आवाज और दूर होती जा रही थी। आरव साफ तौर पर ग्रैंडस्टैंड के नीचे बोल रहे थे, लेकिन ये आवाज क्षितिज से आती हुई लग रही थी। ये क्या हो रहा है? दांव की आभा। ये महान दांव की आभा है। महान दांव स्वर्गीय राग। ये महान दांव स्वर्गीय राग होना चाहिए। मास्टर सोर्स नाइट के उपदेश ने पहले ही महान दांव की गूंज शुरू कर दी है। अभी उनके हर शब्द में दाव होता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं सच में इस पल का गवाह बन सकता हूं। महान दांव स्वर्गीय राग। किमदंती कहती है कि यह केवल एक बार तब शुरू हुआ था जब मेडिसिन पूर्वज ने उस समय दांव के बारे में उपदेश दिया था। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में सच में कोई और मेडिसिन पूर्वज आने वाला है? मास्टर सोर्स नाइट का किमिया दांव क्षेत्र किस लेवल पर पहुंच गया है? बकवास बंद करो, लेक्चर पर ध्यान दो। ऐसा मौका शायद जिंदगी में एक बार भी न मिले। हमें बस थोड़ा सा समझना है और यह जिंदगी भर के लिए फायदेमंद होगा। अभी का आरव पहले से ही दांव के सागर में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसका पूरा व्यक्तित्व खालीपन की हालत में था। दांव का उपदेश देना दूसरों को तरक्की देना था। यह खुद के लिए भी एक तरह की तरक्की कैसे नहीं थी? इस आधे महीने में आरव ने दांव के बारे में अपनी समझ को एक एक शब्द बताया। इसे उसके अपने किमिया दांव का सारांश और सब्लिमेशन कहा जा सकता है। इसलिए उसे ज्ञान मिला। इस समय के दौरान जो शक और उलझन थी वो इस समय एक साथ आई और पूरी तरह से समझ में आ गई। धूलिन ने इस दृश्य को अविश्वसनीय रूप से हैरान होकर देखा और धीरे से कहा, यह सच में ग्रेट दाव हेवनली मेलोडी है। कहानियों के अनुसार उस समय मेडिसिन के पूर्वज ने 8 स्टार अल्केमी देवताओं के एक समूह को दांव पर उपदेश दिया था। अचानक ग्रेट दाव गूंज उठा। हेवनली मेलोडी बजने लगी, जिसने नियमों के घेरे को अपनी ओर खींचा। तभी इसने मेडिसिन की स्थापना की। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव पहले से ही उसी दायरे में हो? लेकिन वो तो बस 2 स्टार किमिया भगवान है। पता नहीं कितना समय बीत गया था। सब अचानक जाग गए। स्टेज को फिर से देखने पर आरव के निशान बहुत पहले ही मिट चुके थे। मास्टर सोर्स नाइट पहले ही चले गए। मुझे लग रहा है कि मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं भी। मास्टर सोर्स नाइट के प्रवचन ने मुझे ज्ञान पाने का एहसास कराया। रीड दाव हेवनली मेलोडी के दाव जमाव के साथ मेरा दायरा आखिरकार खुल गया। मास्टर सोर्स नाइट सच में एक भगवान है।
शायद वो सच में दूसरे मेडिसिन पूर्वज बन सकते हैं, जिन लोगों के किमिया के दायरे कई सालों से बेहतर नहीं हुए थे। जब तक कि किसी का टैलेंट बहुत कमजोर ना हो, इस बार उन सभी में थोड़ी समझ आई। भले ही कोई दायरे से बाहर न निकल पाए, उनकी ताकत में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। ये लोग जल्दी में ब्लड बैटल स्टेज से निकल गए। सभी बंदे कांत में जाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। वर्ल्ड सप्रेसिंग स्टेल की जगह के अंदर छोटे हेवनस्पिन माउंटेन के सामने आरव ग्रेट डाउन की बेहिसाब आभा से लिपटा हुआ था। आरव ने धीरे से दोनों आंखें खोली, जिससे एक समझदार मुस्कान आई। अभी के आरव अनजाने में ही अपने दायरे से बाहर निकल चुके थे और स्वर्ग की झलक पाने के लिए शानदार जगह पर पहुंच गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनजाने में विलो लगाने से विलो छाया बन जाएगा। दांव पर एक ही उपदेश मुझे असल में बेड़ियों से बाहर निकाल सकता है। मैंने न सिर्फ हार्ट हीलिंग हेवनली मार्क पिल बनाई, बल्कि इसने अराजक दिव्य सिद्धांत के तीसरे लेवल का दरवाजा भी खोल दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। धूलिन ने हैरानी से कहा, तुम अभी किस दायरे में हो? एल्केमी दांव कुछ समय के लिए था और कुछ समय के लिए ही था। दूसरे 2 स्टार एल्केमी गॉड से तुलना करने पर भी ताकत में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, लेकिन इस दायरे में कोई भी इसे अलग नहीं कर पाया था। शायद ये 2 स्टार एल्केमी गॉड दूसरे 2 स्टार एल्केमी गॉड से सिर्फ एक और तरह की दिव्य गोली को ही बेहतर बना सकता था। लेकिन अभी के आरव साफ तौर पर कुछ तरह की दिव्य गोलियों को इस तरह की कैटेगरी को बेहतर बनाना जानते थे। इसीलिए धूलिन ने यह पूछा था। आरव मुस्कुराए और बोले, ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2 स्टार दिव्य गोलियां मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगी। धूलिन की पुतलियां सिकुड़ गई। आरव की बातों से वो थोड़ा हैरान हुआ। वो जानता था कि आरव कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी टोपी से बात करे। घमंडी तो बिल्कुल नहीं। उसके ऐसा कहने की हिम्मत करने के लिए उसे जरूर कुछ भरोसा था। 2 स्टार 2 सितारा यानी कि दिव्य गोली को रिफाइन करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। इस तरह की बातें शायद सिर्फ मेडिसिन एंसेस्टर यानी कि किमिया पूर्वज इस लेवल के होने की कहने की हिम्मत की, है ना? बहुत समय पहले मेडिसिन एंसेस्टर भी तुम्हारी तरह ही थे। दांव पर उपदेश देते समय ग्रेट दांव हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करते थे। नियम नीचे आए, उन्हें आधे पूर्वज क्षेत्र की उन्नति मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम और मेडिसिन एंसेस्टर यानी कि किमिया पूर्वज पहले से ही एक ही लोक में हो? डस्टिन ने घबराकर कहा। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय मेडिसिन एंसेस्टर की क्या हालत थी। मेरा लोक निश्चित रूप से उससे भी बुरा है। वो कुछ नियमों को नीचे आने के लिए अट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अभी का दायरा अभी भी बहुत नीचे है। कई ऊंचे लेवल के अल्केमी डाउ कानून अभी तक समझ में नहीं आए हैं। भविष्य में एक दिन अगर मैं हेवनली एम्परर के दायरे में कदम रख पाया तो मुझे लगता है कि यह मेडिसिन एंसेस्टर से भी बुरा नहीं होगा। आरव को अल्केमी में आम लोगों से ज्यादा भरोसा था। हालांकि मेडिसिन एंसेस्टर एक ऐसा अस्तित्व था जिसे पूरी हेवनस्पैन दुनिया के अल्केमिस्ट मानते थे। उसे भी इस बात का भरोसा था कि वो सीधे मुकाबला कर सकता है। अगर दूसरे लोग ये शब्द सुने तो वे बहुत घमंडी लग सकते हैं, लेकिन धूलिन के पास ये मानने का कारण था कि आरव में ये ताकत और टैलेंट है। जानना ही होगा, जब आरव हेवनस्पैन दुनिया में आया था तब से लेकर अब तक 100 साल से भी कम समय हुआ है। उसकी अभी की ताकत तक पहुंच पाना बस सोचा भी नहीं जा सकता था। कम से कम धूलिन के नजरिए से मेडिसिन एंसेस्टर के अलावा कोई भी आरव की बराबरी नहीं कर सकता था। और आरव के ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करने की बात ने ब्लड यम हॉल के सतानी किमियागरों के बीच एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मास्टर सोर्स नाइट सच में बहुत जबरदस्त है। उन्होंने जिन चीजों के बारे में बात की, उन्होंने मेरी अल्केमी की समझ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले मेरी समझ बहुत ऊपरी थी। मास्टर सोर्स नाइट की अल्केमी डाउ की समझ हमसे बिल्कुल अलग लेवल की है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो वो ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को कैसे ट्रिगर करते? मैं कहता हूं, क्या मास्टर सोर्स नाइट दूसरे मेडिसिन एंसेस्टर बनेंगे या नहीं? हे, ये कहना मुश्किल है। मेडिसिन एंसेस्टर उस लेवल का होना वैसा नहीं है जैसा तुम और मैं सोच सकते हो। मास्टर सोर्स नाइट आखिर एक 2 स्टार शैतानी किमियागर ही है। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि अगर वो अपनी रफ्तार बनाए रखता है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत उम्मीद है। शशश, अब इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। ऊपर वालों ने पहले ही गैग ऑर्डर जारी कर दिया है। अगर पास गए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। कैपोन शैतानी मेडिसिन हॉल के अंदर 2 शैतानी किमियागरों ने, जिन्होंने आरव का उपदेश सुना था, फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। सिवाय इसके कि शैतानी मेडिसिन हॉल ने पहले ही गैग ऑर्डर यानी कि जगह खाली करने का और स्वर्गीय दांव की प्रतिक्रिया के बारे में चुप रहने का आदेश जारी कर दिया था। वे भी अपने दिल में हैरानी को रोक नहीं पाए, इसीलिए वे धीरे धीरे बात कर रहे थे। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि मास्टर सोर्स नाइट मेडिसिन एंसेस्टर की ऊंचाई तक पहुंच पाएगा या नहीं। आखिरकार ये दूसरा शैतानी किमियागर था जो किमिया पूर्वज के बाद
ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सकता था। बेशक हेवन स्पैन वर्ल्ड बहुत बड़ा था। शायद अभी भी दूसरे शैतानी किमियागर थे जो ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। 2 स्टार शैतानी किमियागर होते हुए ग्रेट दाओ हेवनली यानी कि स्वर्गीय मेलोडी को ट्रिगर कर पाना, यह बिल्कुल एक सनसनीखेज घटना थी। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। ब्लैक जेड कैपिटल सिटी के शैतानी मेडिसिन हॉल के अंदर तुमकराज ने एक के बाद एक थप्पड़ मारे। जिथल को सुअर के सिर में थप्पड़ मार दिया। जब उसने ये खबर सुनी तो उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से पागल होने वाला था। वो पहले से ही इसकी कल्पना कर सकता था। ब्लैक जेड कैपिटल सिटी के शैतानी मेडिसिन हॉल का स्टैंडर्ड बहुत जल्द सभी कैपिटल सिटीज पार कर लेंगे। ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी, ये ग्रेट दाओ स्वर्गीय मेलोडी है। क्या तुम स्व हो? सच में एक शैतानी किमियागर को नाराज करने के लिए जो ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सकता है? 2 स्टार शैतानी किमियागरों ने मौके पर ही तोड़फोड़ की। वे 43 लोग थे। आधे महीने बाद जो लोग तोड़फोड़ कर निकले यानी कि अपने पिछले दायर को तोड़े, वे 228 लोग थे। अब भी 1000 से ज्यादा लोग बंद एकांत में हैं। 1000 से ज्यादा लोग। लेकिन हमारा क्या? एक भी नहीं, एक भी नहीं। तुम स्वर, ये ठीक है कि तुम खुद बेइज्जत हो, लेकिन तुम इस हॉल मास्टर को भी अपने साथ बेइज्जत करना चाहते हो। तुमकराज ने जिथल पर दहाड़ते हुए एक के बाद एक थप्पड़ मारे। बाकी लोग ये नजारा देख रहे थे, सब सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुपचाप। जिस पल कोई शैतानी भगवान गुस्सा होता, हजारों मील तक लाशें बिखर जाती, लेकिन वे तुमकराज के गुस्से को अच्छी तरह समझते थे। ये मामला अगर वे होते तो वे भी तुमकराज की तरह ही गुस्से में होते। असल में वे बहुत पहले ही जिथल के पुरखों को अपने दिल में कई हजार बार कोस चुके थे। इतना अच्छा मौका असल में ऐसे ही चूक गया। ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी इस बार चूक गए तो शायद अगली बार भी नहीं मिलेगा। तुमकराज सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थे। 100 नोज हॉल से मिली खबरों के मुताबिक जो भी कैपोन कैपिटल सिटी गए, उनमें से हर परिवार में असल में 1 या 2 ब्रेक थ्रू हुए यानी कि दायर को तोड़ा। जो नहीं निकले उनकी ताकत ने भी जबरदस्त तरक्की की। ग्रेट दाओ स्वर्गीय मेलोडी को सुनने के काबिल होने के लिए भले ही वो एक सुअर ही क्यों न हो, वो भी स्पिरिचुअल ज्ञान को अनलॉक कर सकता है और साधना के रास्ते पर कदम रख सकता है। लोगों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन सिर्फ उनके घर में ही एक भी इंसान मौजूद नहीं था। इस सब की शुरुआत जिथल ने की थी। तुमकराज कैसे गुस्सा नहीं होते? आखिरकार तुमकराज का गुस्सा शांत हुआ। पर्पल क्लाउड, आज से तुम शैतानी मेडिसिन हॉल के हॉल मास्टर हो। जिथल आज से एक मेडिसिन स्लेव बन जाएगा और 3000 साल तक गोलियां रिफाइन करने के लिए काल कोठरी में बंद रहेगा। बात खत्म करके तुमकराज ने एक ठंडी सांस ली और गायब हो गया। पर्पल क्लाउड भी एक 3 स्टार शैतानी किमियागर था, लेकिन उसकी ताकत जिथल से कहीं ज्यादा खराब थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि खुशी इतनी अचानक आ जाएगी। 3000 साल तक दवा का गुलाम बनाए जाने के बाद जिथल के पास अब सिर ऊंचा करके बैठने का भी दिन नहीं था। आरव के प्रवचन को पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। इस दौरान आरव पूरे समय अकेले में साधना कर रहे थे। इस बार महान दाओ स्वर्गीय धुन यानी कि ग्रेट दाओ स्वर्गीय मेलोडी को ट्रिगर करते हुए बाकी सभी उनके पीछे पीछे चल पड़े थे। उन्हें जो फायदे मिले उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ग्रेट दाओ की मेलोडी को धीरे धीरे पचने में समय लगा। 2 महीने बाद कैपोन कैपिटल सिटी ने एक बहुत खास मेहमान का स्वागत किया। मैं भगवान बकरासुर को सलाम करता हूं। देवी मल्ली ने अपने सामने इस बूढ़े आदमी को झुककर प्रणाम किया। उनके शब्द सम्मान से भरे हुए थे। ओ देवी मल्ली, आपने इस बार बहुत बड़ा योगदान दिया है। बकरासुर ने मुस्कुराते हुए कहा। बकरासुर, काला दूध सही शहर के रक्त, यम हॉल के 4 सितारा उच्च पद वाले शैतानी किमियागर, 9 परत वाले स्वर्ग शैतानी भगवान पावर हाउस थे। उनकी स्थिति बहुत सम्मानित थी। देवी मल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। देवी मल्ली किसी भी श्रेय का दावा करने की हिम्मत नहीं करती है। बकरासुर मुस्कुराया और बोला, अरे अगर कोई खूबी है तो खूबी है। इंसानों की तरह दिखावा क्यों सीख रहे हो? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी कैपोन कैपिटल सिटी सच में एक शैतानी किमियागर को जन्म दे सकती है जो ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सके। इस लड़के को मेरे ब्लड यम हॉल का कंट्रोल होना चाहिए। देवी मल्ली ने सिर हिलाया और कहा, भगवान बकरासुर बेफिक्र रहें। पुराने खंडहर के बाद मैं खुद उसे शाही शहर ले जाऊंगी। लेकिन बकरासुर ने अपना सिर हिलाया और कहा, अरे इतना होनहार, तुम उसे कैसे रोक सकते हो? उसे अपनी मर्जी से हमारे ब्लड यम हॉल में सेवा करने के लिए मजबूर करना होगा। देवी मल्ली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उन्होंने कहा, यह शायद बहुत मुश्किल है। भगवान बकरासुर को यह नहीं पता। देवी मल्ली ने ब्लड एसेंस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके उसे मुश्किल से ब्लड यम हॉल इस नाव पर बांधा। ये लड़का दिल से घमंडी और व्यवहार में घमंडी है। उसके लिए पूरे दिल से हार मानना शायद बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बकरासुर ने परवाह नहीं की और बड़ी मुस्कान के साथ कहा,
एक जीनियस जो ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सकता है, वो दिल से घमंडी और व्यवहार में घमंडी कैसे नहीं हो सकता? सिर्फ काबिल लोगों को ही घमंडी होने का हक है। ये सीट नेचुरली जानती है कि तुम उसे काबू नहीं कर सकते, इसीलिए मैं खुद आया हूं। तुम उसे यहां लाओ, किसी को चौंकाओ मत। इस मामले में ये हॉल मास्टर ने पहले ही गैग ऑर्डर जारी कर दिया है। दूसरे ग्रुप्स को यह जानने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हालांकि आरव द्वारा ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करने का मामला सनसनीखेज था, लेकिन यह भी ब्लड यम हॉल की सीमा के अंदर ही सीमित था। यह प्रवचन ब्लड बैटल स्टेज पर किया गया था। ब्लड यम हॉल के लिए इस खबर को सील करना बहुत आसान था। ब्लड यम हॉल को सारी खबरों को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी, इस घटना के बारे में खबरों को सील करने की जरूरत थी, और बस इतना ही काफी था। आरव की एल्केमी स्किल कैपोन कैपिटल सिटी में बहुत पहले से ही फॉर्मिडेबल कोई सीक्रेट नहीं था। तुम सोर्स नाइट हो? बकरासुर ने आरव को देखा और आरव के अच्छे लुक से थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वो असल में शैतानी जैसा नहीं दिखता था। हालांकि आरव के शरीर पर शुद्ध शैतानी एनर्जी ने उसे कोई गलती ढूंढने में नाकाम कर दिया। मैं सीनियर बकरासुर को सम्मान देता हूं। आरव का रवैया न तो चापलूसी वाला था और न ही घमंडी। वो बकरासुर के प्रति खास इज्जतदार नहीं था, भले ही वो एक 4 स्टार शैतानी किमियागर था। उसने ग्रेट दाव हेवनली मेलोडी के नतीजों के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे काला दूत, शाही शहर का ब्लड, यमहॉल हेडक्वार्टर उसके जैसे जीनियस को अपने पास से जाते हुए देख सके। असल में आरव को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ग्रेट दाव हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर देगा, वरना वो इसे लोगों के सामने बिल्कुल नहीं दिखाता। अगर इस तरह की बात दूसरों को पता होती तो ये प्रभावशाली होता, लेकिन इससे जानलेवा मुसीबत भी बहुत आसानी से आ सकती थी। बकरासुर का कैपोन कैपिटल सिटी में आने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता था, वो था उसे ब्लड यम हॉल में शामिल करवाना। एक शैतानी किमियागर जो ग्रेट दाव हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करने में सक्षम था, ब्लड यम हॉल के लिए उसकी अहमियत बिल्कुल असाधारण थी। आरव ने इस नतीजे के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था और यह भी जानता था कि अगर वो सहमत नहीं हुआ, इसका सिर्फ एक ही नतीजा था, वो थी मौत। ब्लड यम हॉल उसे दूसरी सेनाओं में शामिल होने और फिर उनका दुश्मन बनने की बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। लेकिन आरव बहुत ज्यादा सोच समझ कर भी नहीं कर सकता था। जीनियस लोगों में जीनियस होने की पहचान होनी चाहिए। घमंड जीनियस लोगों का एक नेचुरल गुण था। भले ही आरव घमंडी नहीं था, लेकिन बकरासुर के सामने उसे घमंड दिखाना ही था। एक किमिया जीनियस जो ग्रेट दाव हेवनली दावों को ट्रिगर कर सकता था, उसका बिल्कुल भी घमंडी न होना कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं था। दूसरी पार्टी को पक्का शक होगा, इसलिए बकरासुर के प्रति उसका रवैया ठंडा था। बेशक आरव के दिल में इस तथाकथित 4 स्टार शैतानी किमियागर के लिए ज्यादा श्रद्धा नहीं थी। उसने ग्रेट डाव हेवनली मेलोडी शुरू कर दी। अब उसने पहले ही एक ऐसी दुनिया देख ली थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे। सच में जवान लोगों से डरना चाहिए। सब कहते हैं कि मेरी से तानी जाति के शैतानी किमियागरों का लेवल बहुत खराब है और वे ताकतवर शैतानी किमियागरों को बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते। अब वे सब चुप हो जाएंगे। बकरासुर ने जोर से हंसते हुए कहा। आरव ने अपने दिल में लगातार एतराज जताया। तुम्हारी शैतानी जाति के शैतानी किमियागरों का स्टैंडर्ड देखने में बहुत भद्दा था। तुम सच में अभी भी एक ताकतवर शैतानी किमियागर को तैयार करना चाहते थे? यह बकरासुर एक 4 स्टार हाई लेवल शैतानी किमियागर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आरव ने मान लिया कि उसका स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा नहीं था। इंसान जाति के 4 स्टार कीमिया भगवानों की तुलना में यह शायद बहुत दूर की बात थी। शैतानी किमियागरों की ताकत अभी भी इंसान पर निर्भर करती है, जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आरव के दिल में नफरत थी, फिर भी वो घमंडी लग रहा था। बकरासुर को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो हंसते हुए बोला, बैठो और बातें करो। आओ और ब्लड गॉड चाय का स्वाद लो जो ये बूढ़ा आदमी लाया है। ये चीज आम लोग नहीं पी सकते। ये कहते हुए बकरासुर ने आरव के सामने चाय का एक बर्तन रख दिया। खुशबू तुरंत फैल गई। आरव ने ब्लड जैसी चाय पर एक नजर डाली और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन ठीक इसी समय धूलिन ने चेतावनी दी, आरव, ये आदमी तुम पर ब्लड सोल कर्स डालना चाहता है। ब्लड सोल कर्स? आरव ने हैरानी से कहा। आरव के इस कमरे में आने के बाद वो ऊपर से बहुत घमंडी लग रहा था। असल में वो अंदर से बहुत सतर्क था, सिवाय इसके कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। ब्लड सोल कर्स शैतानी जाति का एक बहुत ही डरावना और गहरा तरीका है। ये दवा वाली गोलियों की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए तुम भी इसका पता नहीं लगा पा रहे हो। घर के कोनों में अलग अलग शेप वाले वो लालटेन देख रहे हो? धूलिन ने पूछा। आरव ने अपने आसपास के लेंस से देखा और सच में उसने पाया कि कमरे के हर कोने में एक अजीब शेप का लैंप था। शैतानी जाति की पसंद शुरू से ही इंसानी जाति से बहुत अलग थी, इसलिए आरव ने भी ज्यादा नहीं सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी
कि इन लैंप में सच में कोई गहरा राज छिपा है। आरव ने मन ही मन सोचा कि कितना मुश्किल था। अगर धूलिन आसपास न होता तो इस बार वो सच में इसके झांसे में आ जाता। देखा, इन लैंप में क्या दिक्कत है? आरव ने पूछा। शैतानी जाति की पसंद शुरू से ही इंसानी जाति से बहुत अलग थी, इसलिए आरव ने भी ज्यादा नहीं सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन लैंपों में सच में कोई गहरा रहस्य छिपा है। आरव ने मन ही मन सोचा कि कितना मुश्किल था। अगर डस्टिन आसपास न होता तो इस बार वो सच में इसके झांसे में आ जाता। देखा, इन लैंपों में क्या दिक्कत है? आरव ने पूछा। धूलिन ने कहा, इन लैंप का एक नाम है, इन्हें सोल रिफाइनिंग लैंप कहते हैं। सोल रिफाइनिंग लैंप की बत्तियों को अनगिनत लोगों के टेंडन से रिफाइन किया जाता है। रिफाइनर लैंप की बत्ती में जिंदा आत्माओं को कैद कर देता है, कभी न खत्म होने वाली आग से जला देता है। इन जिंदा आत्माओं को सख्त कर देता है, इन जिंदा आत्माओं को भयानक गुस्से से भर देता है। लेकिन ऊपर से कोई कुछ नहीं बता सकता। इंसानों की तो बात ही छोड़ो, खुद शैतानी जाति भी अगर वे इस दांव को नहीं समझते तो वे असली हालात को भी नहीं समझ सकते। आरव ने ठंडी सांस ली। यह तरीका थोड़ा ज्यादा ही बेरहम था। शैतानी जाति के लोग सच में सभी खतरनाक और बेरहम लोग थे। उस समय शैतानी जाति भी खून की ताकत इकट्ठा करने के लिए ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करती थी और कत्लेआम भी करती थी। तो फिर इस ब्लड सोल कर्स का ब्लड गॉड टी से क्या लेना देना है? आरव ने पूछा। ब्लड गॉड टी सच में शैतानी जाति की एक बहुत कम मिलने वाली स्पिरिट टी है। ये उन्हें दवा वाली गोलियों जैसा शैतानी एसेंस बढ़ाने में मदद कर सकती है। बस ये ब्लड गॉड टी ब्लड सोल कर्स की एक जरूरी कड़ी है। ये ब्लड सोल कर्स शुरू करने की शुरुआत है। ब्लड गॉड टी उन जिंदा आत्माओं के खून से सींचकर उगाई जाती है। एक बार जब आप ब्लड गॉड टी पी लेंगे तो दिए की बत्ती में दबी वो जिंदा आत्माएं मिलकर कर्स की ताकत छोड़ देंगी, जिससे आप ब्लड सोल कर्स की चपेट में आ जाएंगे। जिन लोगों पर कर्स लगता है उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता, लेकिन एक बार जब कोई ब्लड सोल कर्स को एक्टिवेट कर देता है तो आपको आत्मा के खाए जाने की तकलीफ होगी और मौत से भी बुरी हालत होगी। ऐसा लगता है कि वे आपको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं। धूलिन ने कहा। आरव का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बकरासुर ने सच में उसके लिए ऐसा जाल बिछाया है। उसका गुस्सा तेजी से बढ़ा। यह ब्लड यम हॉल सच में एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड ताकत होने के लायक था। एक ऐसा वजूद जो सिटी लॉर्ड मैनर से भी ज्यादा डरावना था। उसने किसी को उकसाया नहीं और उन्होंने असल में उससे निपटने के लिए इस तरह का चालाक तरीका इस्तेमाल किया। सीनियर, क्या आपके पास इस ब्लड सोल कर्स से निपटने का कोई तरीका है? अगर मैं ये चाय नहीं पीता तो वो बूढ़ी चीज शायद इसे जाने नहीं देगी, आरव ने गंभीर आवाज में कहा। आरव के सिर में भी दर्द हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दांव पर उपदेश देने से असल में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दांव पर उपदेश देने की वजह से उसने अल्केमी दांव की बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन दांव पर उपदेश देने की वजह से उसे बहुत बड़ी मुसीबत भी झेलनी पड़ी। यह सच में था कि बदकिस्मती किस्मत के साथ साथ चलती है। लेकिन धूलिन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम भूल गए कि मैं किस तरह का वजूद हूं? आत्मा दमनकारी मोती सोल दांव, यानी कि सभी आत्मा दांव का पूर्वज है। जब तक कोई स्वर्गीय सम्राट खुद ना आए, वरना एक मामूली ब्लड सोल कर्स तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? इसके अलावा मेरे पास एक सीक्रेट कला है जिससे आत्मा कर्स की ताकत को सोखकर आत्मा दमनकारी मोती में वापस डाल सकता हूं। तुम बस ब्लड गॉड टी पियो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर आरव का दिल वापस अपनी जगह पर आ गया। वो थोड़ा मुस्कुराया, चाय का कप उठाया और चाय पी ली। यह सीन देखकर बकरासुर के मुंह के कोनों पर उसकी शैतानी चाल कामयाब होने की मुस्कान आ गई। टेस्ट कैसा है? बकरासुर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया और तारीफों से भर गया। अच्छी चाय है, दिमाग को फ्रेश करती है और असल में शैतानी एसेंस को बढ़ाती है। बकरासुर जोर से हंसा और बोला, हाँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो मेरे पास अभी भी कुछ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। आरव ने जल्दी से कहा, यह कैसे हो सकता है? ऐसी स्पिरिट चाय, यह बहुत कीमती होगी, है ना? सोर्स नाइट को बिना कुछ बोए फायदा नहीं मिल सकता। बकरासुर ने उसे दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई सोर्स नाइट, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई कहूंगा। तुम होशियार हो और तुम्हें इस बूढ़े आदमी के आने का अंदाजा लगा लेना चाहिए था, है ना? मेरे ब्लड यम हॉल की ताकत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे टैलेंट के साथ सिर्फ हमारे ब्लड यम हॉल में शामिल होने से ही तुम शान दिखा पाओगे। आरव ने हैरानी नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर बकरासुर बहुत दयालु है। बस बात यह है कि सोर्स नाइट अभी किसी ग्रुप में शामिल होने का प्लान नहीं बना रहे हैं। बकरासुर भी हैरान नहीं हुए और बहुत मतलब से कहा, रिजेक्ट करने में जल्दी मत करो, तुम वापस जाकर पहले सोचो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए।